अगर कोई पर्सनल त्रासदी होती है और उस दौरान आप किताब लिख रहे होते हैं, कितना मुश्किल होता है उस दौरान लिखना, या आप उस चीज़ से उबर कर फिर वापसी करते हैं, लिखने में एक ब्रेक देते हैं, कैसे करते हैं हैंडल उसे? नहीं, लेखन में शिव जी का आशीर्वाद है। मैं बस लैपटॉप खोलता हूँ और नहीं मतलब कई बार शुरुआत हो आपका जाता है। मेंटल ट्रॉमा होता है, आपका माइंडसेट ऐसा नहीं है कि आप फोकस कर सकें, कंसंट्रेट कर सकें। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो आप उस चीज़ से कैसे उभरे हैं? नहीं, वो ट्रॉमा भी वो पन्नों पर निकल आता है फिर। निकल आता है। जब मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा वक्त जब गुज़र रहा था, तब मैंने रावण लिखी थी, रावण पुस्तक। इसलिए शायद वो पुस्तक इतनी बहुत एंग्री पुस्तक है। एंग्री पुस्तक है। और ताजुब की बात यह है कि मेरे सबसे फास्टेस्ट सेलिंग बुक, सबसे ज़्यादा सबसे तेज़ी से बिकने वाली पुस्तक वो रावण की पुस्तक थी। भगवान जाने क्यों। मैं बहुत दुखी था उस समय, जिंदगी से बहुत, कि रावण का आशीर्वाद था आपको। जिंदगी से शिव मुझे को आधारित तो आप कह सकते हैं, रावण पे लिखी जिंदगी आपने और से बेस्ट मुझे सेलर बन गई। बहुत कंप्लेंट्स थी, बहुत गिले थे मुझे ज़िंदगी से, बहुत गुस्सा था, वो सब वो पन्नों में निकल गया। रावण की कहानी थी। जब तक आप चाय की चुस्की ले रहे हैं, मैं आपसे ये पूछूंगी कि कई बार आपको फिल्म प्रोड्यूसर अप्रोच करते होंगे कि आपकी किताब पर उनको अपनी फिल्म आधारित करनी है। अब कई बार आप ना कर देते हैं, क्या कभी ये टेम्पटेशन है कि मेरी किताब पर फिल्म बने? डॉक्यूमेंट्रीज तो आप कर ही रहे हैं। डॉक्यूमेंट्रीज तो कर रहा हूँ, और एक चित्रपट है, एक फिल्म पर काम कर भी रहे हैं, कृष्ण भगवान के ऊपर है, राधा रमणम। ये 2026 में लोकार्पण हो जाएगा इस पिक्चर का। ये भगवान श्री कृष्ण के ऊपर है। मैं क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ उस फिल्म का। लेकिन हाँ, मेरी पुस्तकों का डील नहीं हुआ है। और एक बात मैं सोचता हूँ कि शायद मेरी पुस्तकों का स्केल ऐसा है कि मतलब एक बात हॉलीवुड में चल रही है, तो शायद अगर वो हो जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि ग्लोबल लेवल का एक बजट तो आप मिलेगा। ग्लोबल पहुंच जाएंगे, देखते हैं। फिर तो आप साहित्य कहाँ ही आएंगे। शिव जी के ऊपर है। फिर तो आप हमारे मंच पे क्यों आएंगे? मैं लखनऊ यूपी का तो हूँ, आना तो पड़ेगा। फिर तो आप एकदम छलांग लगा रहे हैं ना अमीश। अब यहाँ पहले देसी थे, अब एकदम विदेशी, वहाँ पर ज़मीन पर अपना डंका बजाएंगे। खैर, हम महाकुंभ पर आते हैं। महाकुंभ की बहुत सारी ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व हैं, लेकिन उसे आप कितना आधुनिक समाज के लिए प्रासंगिक मानते हैं? आप में से कौन कौन है जो महाकुंभ गए हैं? अरे वाह, अरे काफ़ी सारे अरे लोग वाह। हैं। तभी और 50 करोड़ का आंकड़ा आया है कि 50 करोड़ लोगों ने डुबकी और लगाई। जो लोग नहीं गए हैं, अगर अवसर मिले तो ज़रूर जाइए। शायद अगले कुछ दिनों में शायद भीड़ कम हो जाए। लेकिन जो लोग गए, मैं भी गया था, वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री भी शूट हुई थी, और मैंने संगम में स्नान भी किया। अपने पूर्वजों को मैंने, कैसा था अनुभव? बहुत अच्छा। एक तो आध्यात्मिक अनुभव कि दिल और आत्मा को इतनी शांति मिलती है। दूसरी, ये एहसास कि ये जो पर्व है, ये जो परंपरा है, ये हज़ारों सालों से चली आ रही है। हमारे कांस्य युग की मात्र एक भारत संस्कृति है जो आज भी जिंदा है। कांस्य युग मतलब कम से कम 5000 साल। सिर्फ भारत की संस्कृति है जो आज भी जिंदा है। और ये जिंदा क्यों है? क्योंकि हम अपने हज़ारों साल पुरानी कहानियों को आज भी सुनते हैं, हज़ारों साल पुरानी परंपराओं को आज भी निभाते हैं। हाँ, आधुनिकीकरण हो जाता है उसका थोड़ा बहुत। पहले शायद लोग चल के जाते थे, अभी शायद ट्रेन या प्लेन से जाते हैं। लेकिन आधुनिकीकरण अगर हो भी जाए, वो परंपरा अभी भी जारी है, और ये एक तरह से हमें अपने पूर्वजों से जोड़ती है। तो मुझे वो एहसास हुआ जब मैंने संगम में स्नान किया कि अपने पूर्वजों से मैं जुड़ रहा हूं। इस बात से ज्यादा बढ़ गई कि 144 साल बाद ये मौका आया है, ये महाकुंभ है। ये महाकुंभ है, इसीलिए ये सिर्फ कुंभ नहीं है। नहीं, ये भी है, लेकिन सिर्फ ये नहीं है। एक यूरोपियन लेखक थे, वाक्लाव मालेर, उन्होंने अंग्रेजी में कहा था कि ट्रेडिशंस इज नॉट द वर्शिप ऑफ एशेस, इट्स अ प्रेजर्वेशन ऑफ फायर। कि परंपरा का मतलब ये नहीं है
कि आप राख की पूजा करें। परंपरा का मतलब ये है कि आप ज्वाला को संभाल के रखें, अग्नि को संभाल के रखें। तभी अग्नि के इर्द गिर्द हमारे सारे पवित्र काम होते हैं। तो एक तरह से जब हम परंपरा निभा रहे हैं, सिर्फ उसके बारे में, अगर उसके बारे में सिर्फ हम पढ़ें तो एक तरह से वो राख की पूजा हो गई। लेकिन हम प्रयागराज जाके वो परंपरा निभा रहे हैं, अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं, अपने देवी देवताओं को याद कर रहे हैं, तो फिर हम उस अग्नि को संभाल रहे हैं। क्या जो हमारी आप संस्कृति अपना है। ये अनुभव किसी किताब में सम्मिलित करेंगे? हाँ, ज़रूर करेंगे। अभी तो डॉक्यूमेंट्री में सम्मिलित हो गई है। वो डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड प्रसारित हो गया है। क्षमा कीजिए, मैं फिर से एक दूसरे टीवी चैनल का नाम इस्तेमाल करूंगा। माफ कर दिया हमने आपको। एनडीटीवी पे कल प्रसारित हुई पहली एपिसोड। तो कुंभ मेले पर ये 7 एपिसोड की एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, जरूर देखें उसे। साहित्य में फिर आएंगे, ये माफी है आप। हाँ, अगले साल जरूर आऊंगा मैं। अमृत मंथन अगली बार इंडिया टुडे पे डॉक्यूमेंट्री करेंगे। अगली बार तो आप इंटरनेशनल लेवल पे होंगे ना। तो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री इंडिया टुडे पर। चलिए ठीक है। महाकुंभ के दौरान अमृत मंथन की कथा आपने भी सुनी होगी, उसको आप अपनी शैली में कैसे देखते हैं और इसका हमारे आज की डे टू डे लाइफ में और मानवता के लिए क्या संदेश आप समझते हैं? अमृत मंथन की कहानी सबको ज्ञात है, सबको मालूम है। हाँ, अरे अच्छा, कई लोगों ने हाथ नहीं उठाए, फिर नीचे भी कर लिए। अच्छा, तो मैं जिनको मालूम है शायद उनके लिए रेपिटेशन होगा, लेकिन जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया उनके लिए मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ। कहते हैं कि बहुत युगों पहले देवों और असुरों ने सागर मंथन किया था। मंदार पर्वत का इस्तेमाल किया गया था मथनी के रूप में, वासुकी जी का इस्तेमाल किया गया था वो रोप के रूप में, प्रभु विष्णु कुंभ रूप में वो फाउंडेशन बने थे। और जब ये मंथन हुआ तो जैसा जब भी मंथन होता है बहुत अच्छी चीज़ें निकली, अमृत निकला, कामधेनु निकली, कल्पवृक्ष निकला, लेकिन सबसे पहले क्या निकला था? जिन लोगों को कहानी याद है, क्या निकला था सबसे पहले? विष, पॉइजन, विष निकला था। और ये विष इतना भयंकर था कि कहते हैं पूरे ब्रह्मांड को वो मार देता। तो फिर क्या हुआ था विष के बारे में? महादेव ने उसे पी लिया था, इसीलिए वो नीलकंठ हो गए, क्योंकि उनके गले में वो रह गया और नीला पड़ गया। ये है कहानी। लेकिन अगर मैं इसका एक आधुनिक, एक दार्शनिक, शायद एक फलसफा समझा दूं इसके बारे में। सागर मंथन का मतलब है चेंज। मंथन क्या है? चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है। आज के भारत में स्पेशली 1991 के बाद इतनी तेजी, इतनी रफ्तार से बदलाव हो रहा है। एक तरह से सागर मंथन हो रहा है हमारे भारत देश में, और बहुत अच्छाइयाँ निकल रही हैं, इतनी प्रगति हो रही है। यूपी को देखिए, इतनी प्रगति हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बन गया है। लखनऊ का एयरपोर्ट इतना सुंदर हो गया। मैं प्रयागराज गया था, इतना अच्छा एयरपोर्ट बन गया। मैं मूलतः तो वाराणसी का हूँ। आप यूपी को ऐसे ही समझने लग रहे हैं? हल्के अरे हम यूपी के ही हैं। अरे तो फिर हल्के में मत लीजिए हमें ना। मालूम था इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था 20 साल पहले। बढ़िया उद्यान में आप बैठे देखिए ना क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया है। मैं कह रहा हूँ यूरोप में इतने अच्छे एयरपोर्ट्स नहीं है जो अभी यहाँ पे मिल रहे हैं। इतना बदलाव आया है और बदलाव अच्छा है। लेकिन जैसा सागर मंथन की कहानी में हुआ था, कभी भी बदलाव होता है थोड़ा बहुत विष भी निकलता है। ये विधि का विधान है। बदलाव अगर बहुत तेज़ रफ्तार से हो रहा है, थोड़ा बहुत विष निकलेगा। तो जो भी यहाँ पे शिव भक्त हैं, इतने लोगों ने हाथ उठाया था, सब शिव भक्त हैं। तो मैं ये एक फलसफा आपको कहूँगा कि जो भी शिव भक्त हैं, हमें अपने आराध्य, अपने शिव जी की तरह होना चाहिए। अगर इस बदलाव में कुछ विष निकल रहा है, इस विष को पी जाएं। हो सके तो समाज में अगर जो बुरी चीज़ें हो रही हैं उसे रोकने की कोशिश करें। कुछ ऐसी बातें ना करें जहाँ पे समाज में और घृणा बढ़े। और ये नेचुरल है कि कुछ भी बदलाव होगा तो कुछ तो विष निकलेगा। हम सब जो शिव भक्त हैं, हो सके तो समाज के भले के लिए काम करें, विष को पी जाएं।